हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। आई एम प्रिया पांडे और आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सब इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारा टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या आप लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू विच अ कंट्री रूल सिस्टमैटिकली। होता क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट होता है जिसके थ्रू हमारी कंट्री एक सिस्टमैटिक तरीके से रूल करती है, रन करती है, चलती है। अब देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा, डेकोरम नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी तो सारे अपनी मनमानी करेंगे, सबको अपनी मनगी करने की वो मिल जाएगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट कि कुछ स्ट्रिक्टनेस होती रहे गवर्नमेंट पे भी, उसके सिटीजन्स पे भी। जैसे हमें फंडामेंटल राइट दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें फंडामेंटल राइट तो दी गई है, बट उसके साथ साथ ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या बनती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, और प्लस हमारे नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, पूरे हमारे नेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें उन सबकी रिस्पेक्ट करना। आज हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था 26 नवंबर 1949 को ये प्रिपेयर हो चुका था। मतलब कि 26 नवंबर 1949 तक ये प्रिपेयर हो चुका था, बट इसको इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 में की गया। 1950 में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का सबसे बड़ा मेन हिस्टोरिकल जो इसकी इंपॉर्टेंस थी उस डेट की, वो थी इंपॉर्टेंस क्या थी? उस दिन हमारी गांधी जी ने, नेहरू जी ने, जो भी हमारे नेशनल लीडर थे, लाहौर में सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग करी गई थी। इसीलिए हमारी फ्लैग होस्टिंग करने की वजह से उस दिन को नेशनल इंपॉर्टेंस दी जाने के लिए इस चक्कर में 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो बना हमारा कब था? बनकर रेडी 26 नवंबर 1949 में हो गया था। इम्प्लीमेंट इसको 26 जनवरी 1950 में किया गया था। 1950 में करने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही था कि इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। पॉइंट नंबर 2 ये है, इट टुक 2 years 11 month and 18 days। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और इसी चक्कर में काफी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, काफी लोगों ने अपने पॉइंट्स भी दिए कि इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनने में इतना टाइम कैसे लग गया? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाने थे, इतना टाइम क्यों? 2 साल 18 महीने, इतना टाइम क्यों? अप्रोक्सीमेटली लगाओ तो ये तो पूरे 3 साल हो गए। लोगों ने इसके ऊपर बहुत से क्रिटिसाइज किए, अपने पॉइंट्स भी दिए, काफी दिया कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये, काफी कुछ था। हर चीज, जब भी कोई भी चीज शुरू होती है ना, तो लोग क्रिटिसाइज करने बहुत आते हैं। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देंगे, कुछ अप्रिशिएट करेंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे। तो हर चीज के मैं ये बोलूंगी कि हर चीज के अपने अपने बूम्स एंड बेन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला पॉइंट हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट इसलिए क्योंकि इसको अपने हाथों से लोगों ने लिखा था, ये कहीं प्रिंट नहीं हुआ था, इसको हाथों से लोगों ने लिखा गया था, और इसका हर एक पेज जो था उसको डेकोरेट किया गया था। तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट बाय प्रेम बिहारी नारायण रिश्दा एंड पब्लिश इन देहरादून। इसको सबसे पहले पब्लिश कहाँ किया गया था? देहरादून में किया गया था। और इसका हर एक पेज जो था डेकोरेटेड किया गया था। शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट थे, इंक्लूडिंग बेहोर मनोहर सिन्हा, नंदलाला बोस, ये जो सारे शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, इन सब के द्वारा इसका जो हर एक पेज था उसको डेकोरेट किया गया था। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है, इसको लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? इसको लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहने का सबसे बड़ा मोटिव यही है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इसमें 1,17,369 वर्ड्स हैं, जो इसको अपने आप ही खास बनाते हैं, अपने आप इसको सबसे दुनिया का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है। और जो आप लोग जानते ही होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कुछ ना कुछ खर्चा भी आया होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में खर्चा कितना आया होगा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 6.4 मिलियन रुपीस का हमारा खर्चा आया, इतना एक्सपेंडिचर हमारा लगा। उसके बाद से हम लोग ये तो जानते होंगे, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर BN राव और काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनका इसमें बहुत ज्यादा हाथ था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के मैनेजर भी हमारे डॉक्टर BN राव अम्बेडकर थे। उसके साथ ही इसमें इसमें हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे,
उन्होंने जब ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन दिया गया, उसमें सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सोवर्जिनिटी, लिबर्टी, ऐसे वर्ड्स जब इन्होंने दिए गए, जिसको हमने ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन का नाम दिया, उसको बाद में लाके प्रियम्बल का रूप दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। अब ये सोवर्जिनिटी, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेकुलरिज्म क्या था? तो सोवर्जिनिटी बेसिकली फ्रीडम के लिए बोला जाता है, फ्रीडम फॉर एवरीवन, ठीक है। हर बंदा अपने हिसाब से अपना रिलीजन चूज कर सके, अपनी मनचाही लैंग्वेज बोल सके, अपना मनचाहा धर्म चूज कर सके, मनचाही रिलीजियस प्रैक्टिस चूज कर सके। और सोवर्जिनिटी मैंने बता दिया। लिबर्टी का मीनिंग भी फ्रीडम होता है। और इसके साथ ही सेकुलरिज्म का मतलब सीधा सीधा ये होता है, सेकुलरिज्म का मतलब कि यहाँ पे कोई भी धर्म को हमारा कोई नेशनल धर्म नहीं है। यहाँ पे इंडिया को ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया में हिंदू ज्यादा रहते हैं तो हिंदू धर्म का देश है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर धर्म की मान्यता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्धिज्म, हर धर्म की मान्यता दी जाती है यहाँ पे। किसी धर्म को ऊंचा, किसी धर्म को नीचा नहीं माना जाता। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन माइनॉरिटी मेजोरिटी होती रहती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ऑफिशियल कोई रिलीजन है। इनफैक्ट इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है। यहाँ पे दो लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। और इसको लेके बहुत ज्यादा डिबेट भी होती है लोगों के बीच में, बिकॉज नॉर्थ इंडियन पीपल जो है वो हिंदी पे फोकस करते हैं, वो हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। और जो साउथ इंडियन लोग हैं वो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करते हैं, और इंग्लिश को ज्यादा फोकस करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब हमारा इंग्लिश बोल के काम चल जा रहा है तो हम हिंदी क्यों सीखें। सो बेसिकली उनका पॉइंट यही है कि इंग्लिश ही सीख ली उन्होंने, तो वो हिंदी को अपनी राष्ट्रीय भाषा मानते ही नहीं है। तो इसके बीच में नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में डिबेट चलती रहती है, आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं लोग। हमारा स्टार्टिंग से लेके देखा जाए अभी तक लोगों के बीच में डिबेट चलती रह रही है। तो इसी चक्कर में हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। सब लोग जानते थे कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत है। इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। इंडिया हर एक स्पोर्ट्स को इक्वल नजरिए से देखता है। हर एक स्पोर्ट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक स्पोर्ट्स की अपनी अपनी वैल्यू है। तो किसी भी स्पोर्ट्स को किसी भी स्पोर्ट्स को इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स दिखा के वो ये नहीं शो करना चाहता कि ये स्पोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को भी फेवर नहीं करना चाहता। इट्स जस्ट बिकॉज हर एक स्पोर्ट्स की अपनी वैल्यू है, अपनी इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ हम आज की वीडियो अपनी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।